अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यू लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम पार्टीशन फंक्शन की एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर। तो प्रीवियसली जिस तरह हमने पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस को ड्राइव किया था और फिर डिफरेंट पैरामीटर्स की डेरिवेशन के लिए हमने उस पार्टीशन फंक्शन को यूज़ किया था, तो उसी तरीके से सेम हम लीनियर क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे और डिफरेंट पैरामीटर्स की डेरिवेशन में हम उसे यूज़ करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक असेंबली या सिस्टम है जिसके अंदर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मौजूद हैं, और हम ये लेट कर लेते हैं कि उन पार्टिकल की मोशन जो है वो लीनियर हार्मोनिक मोशन है। जिस तरह एक कंप्रेस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं और उसकी मोशन कुछ लीनियर हार्मोनिक मोशन होती हैं, तो हम सेम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे असेंबली में जो पार्टिकल हैं उनकी मोशन भी जो है ना वो हार्मोनिकल हैं। तो वी कंसीडर एन असेंबली ऑफ ऑसिलेटर विच आर डिस्टिंग्विशेबल। हम एक असेंबली को एज्यूम कर लेते हैं कि जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक कौन से पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल हैं? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज़ गिवन एज, तो हम ये भी लेट कर लेते हैं कि जो असेंबली के अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी मोशन इस तरह से हैं, हार्मोनिकली हैं, लीनियर ऑसिलेटर, एज ए लीनियर ऑसिलेटर। ठीक है, तो वो लीनियर मूव करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह। ठीक है, तो हमने लेट किया है कि हमारे पास एक असेंबली के अंदर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं और उनकी मोशन लीनियर हार्मोनिकली मोशन है। तो हम सबसे पहले उसकी एनर्जी को ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उस एम्पलीट्यूड को भी हम ड्राइव करेंगे। वैसे हमारा मेन मकसद तो इसका पार्टीशन फंक्शन निकालना ही है, लेकिन कभी कभार जो है ना एग्ज़ामिनर हमसे जो है ना इसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी की डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसकी एनर्जी को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये स्प्रिंग जब नॉर्मल सा होता है और हम इसे जब खींचते हैं, ठीक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लाते हैं, तो इसके अंदर हार्मोनिक मोशन क्रिएट होती हैं। तो ये किस वजह से होती हैं? ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती हैं, जो कि उसे मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो एक तो इसके अंदर जो है ना रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है? F=kx। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी स्टोर है? इसके अंदर दो किस्म की एनर्जी स्टोर हो सकती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है? Pe=12kx²। ये जो है ना पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? K=12mv²। इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी जो E है वो हमारे पास होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसे सम अप कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 12kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। तो इस तरह से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर दो किस्म की एनर्जी स्टोर होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब ये देखें, अगर हम स्प्रिंग को एक्सट्रीम पोजीशन पे लाएं, एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? जब हम ये इसका जो डिस्टेंस है x वो xm तक लाएं, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये ज़ीरो हो जाती हैं और इसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती हैं, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से ये हार्मोनिक मोशन होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब x=xm हो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या हो जाती है? 12kxm²। ये हो जाती हैं। तो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 12kxm²। सही है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी हमारे पास ही हो जाएगी
के एक्स एम स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी टोटल एनर्जी आ गई सिस्टम की। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आप वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं हार्मोनिक मोशन की? वो टाइम पीरियड के उलट होती हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको आता होगा, ठीक है, उसका उलट कर दें तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाती हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ यू होता है, ठीक है, 1/2 k ओवर m। इस तरह से अगर इसका स्क्वायर ले लें तो ये v स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 स्क्वायर इंटू k ओवर m। ये तो इसे कुछ इक्वेशन का नेम भी दे दें। इसे हम लेट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सही है। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कुछ इस तरह से होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना क्लासिकली रिलेशन आ गया है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द हार्मोनिक ऑसिलेटर हैव फॉलोइंग सेट ऑफ एनर्जी। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये फॉलोइंग सेट ऑफ एनर्जी होती हैं। ई जे इज इक्वल टू एन जे प्लस हाफ इंटू एच न्यू। तो यहाँ पे एन जे क्या है? इंटीजर वैल्यूज़ को शो करता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इंटीजर वैल्यूज़ नहीं थी, तो वो क्लासिकल रिलेशन था। क्योंकि इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट स्टेप है हमारा एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड जो है ना आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का सेम नहीं होता, डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनकी डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। लिहाजा वहाँ पे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये क्वांटम रिलेशन यूज़ करेंगे। सही है। अब हम एम्पलीट्यूड के लिए रिलेशन देखेंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, वो एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास। तो एम्पलीट्यूड जो है ना दर हकीकत पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व होता है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होता है। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही एग्जिस्ट करती हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो उसके अंदर जस्ट मोशन होती है, तो वहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ से हम अगर एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक्स एम स्क्वायर ये इक्वल टू आ सकता है 2e ओवर के, इस तरह से। और अब e हमारे पास क्या है? e इक्वेशन नंबर 3 अभी हमने देखी, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे अगर ई जे हम लगाएं तो यहाँ पे भी एन जे, सही है, प्लस हाफ इंटू एच न्यू, इस तरह है। तो यहाँ पे हम ई यूज़ करेंगे और इसके अलावा के की वैल्यू कहाँ से यूज़ करेंगे? वो हमारे पास ये इक्वेशन 3 का हवाला है। ये इक्वेशन नंबर 3 है और अब हम इक्वेशन नंबर 2 से हम के की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर के ओवर एम, इस फॉर्म में। तो यहाँ से आप के निकालें तो क्या आएगा? के यहाँ से आएगा 4 स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर, इस तरह से आता है, ठीक है। तो के की वैल्यू और ई जे की वैल्यू, ठीक है, अगर जेथ लेवल की बात करें, बेशक आप जे से कर दें, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। एस एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ई जे की वैल्यू लगा देते हैं, एन जे प्लस हाफ एच न्यू ओवर 4 स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से एक न्यू इस न्यू से कैंसिल, तो हमारे पास एक्स एम स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाता है 2, ये भी कैंसिल हो सकता है यहाँ से, ठीक है, 2 × 4 एन जे प्लस हाफ एच ओवर 2 स्क्वायर एम न्यू, ये हमारे पास बच जाता है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसका रिलेशन अगर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 1/2 के ओवर एम। तो ये अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा एन जे प्लस हाफ इंटू एच 2 स्क्वायर एम
हाँ, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो 2 पाई 1/2 पाई के बाई एम, तो ये 2 से कैंसल और 1 पाई इस पाई से कैंसल। अब हम इस m को लिख सकते हैं कैसे, इस m को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो हम इसे अगर यू फॉर्म में लिखें यहाँ पे, तो ये जो है ना एक m स्क्वायर रूट इस एक m स्क्वायर रूट से ख़त्म हो सकता है और ये वाला जो m स्क्वायर रूट है इसके साथ शामिल हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप में कुछ यूँ कर लेते हैं, ठीक है। m को मैंने m स्क्वायर रूट और m स्क्वायर रूट लिख दिया है। अगर इसे मैं कंबाइन करूँ तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो m मौजूद था उसे भी जो है ना इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन जे प्लस हाफ एच ओवर, बस ये लास्ट रिलेशन है इसका, फिर एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू के एम, ठीक है। ये आता है हमारे पास इसका लास्ट रिलेशन। सो ये है एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसकी क्वांटाइज वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये n पे डिपेंड करता है। n यहाँ पे जो है ना 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकता है, ठीक है। उसकी कुछ क्वांटाइज डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। क्लियर है ये। अब हम आते हैं पार्टीशन फंक्शन की तरफ। हम अब द क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। तो पार्टीशन फंक्शन के रिलेशन का पता है, वी नो दैट पार्टीशन फंक्शन इज दैट इज इक्वल टू समेशन जे जी जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक ऑसिलेटर की केस में देखें तो पार्टिकल जो कि डिस्टिंग्विशेबल हैं और उनकी मोशन हमने एज्यूम की है कि वो हार्मोनिकली हैं, तो वो नॉन डीजनरेट होते हैं। तमाम जितने भी उसके पार्टिकल हैं उनके एनर्जी लेवल सेम नहीं है, बल्कि जो है ना वो नॉन डीजनरेट हैं एंड हैव ओनली वन एनर्जी लेवल, और वो तमाम के तमाम जो है ना एक ही एनर्जी लेवल पे हैं। अगर वो डिफरेंट एटम अगर वो सेम एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट करते तो तब वो डीजनरेट होते, लेकिन चूँकि हमारे पास सिस्टम नॉन डीजनरेट हैं और एनर्जी लेवल सिर्फ एक ही है हमारे पास, तो इस वजह से जी जे जो है हमारे पास ये क्या है 1 है इस केस के लिए। तो जी जे की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे और ई जे की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो z हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जे, जी जे 1 हो गया है, एक्सपोनेंशियल ई जे क्या है हमारे पास, तो वो हम इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पे ई जे को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 के अंदर जी जे हमारे पास क्या थी, वो कुछ इस फॉर्म में है, माइनस ये माइनस, ठीक है, एन जे प्लस हाफ इंटू एच न्यू, ठीक है, और साथ में ये के टी डिवाइड में, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। क्लियर है ये। अब हम इस पार्टीशन फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इस एच न्यू बाई के टी को किसी वेरिएबल के लेट कर दें, लेट एच न्यू ओवर के टी, इसे हम सी के इक्वल कर दें, और ये जो एन जे हैं इसकी क्वांटाइज वैल्यूज़ हो सकती हैं 0, 1, 2, 3 अप टू 1, इस तरह से वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इसे हम बारी बारी यहाँ पे चेक करेंगे। तो पुट कर लेते हैं z इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने एच म्यू और के वी टी की जगह z यूज़ किया हुआ है। अगर एन जे को हम 0 पुट कर दे तो यहाँ जस्ट 1/2 बचेगा और वो z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूँकि ये समेशन फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल माइनस z/2, एक्सपोनेंशियल है इसलिए प्लस, अब एक्सपोनेंशियल अगर हम 1 यूज़ करें तो 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे z लिखा हुआ है तो माइनस z/, ठीक है, माइनस 3z/2, ये 3/2 और ये z से मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस 3z/2। क्लियर। प्लस इसी तरीके से फर्दर अगर 2 पुट करें तो ये 5/2 हो जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस 5z/2 अप टू सो ऑन। अब ये एक सीरीज़ बन रही है कि यहाँ पे अगर लेट सी 1 है, फिर 3, फिर 5 और z/2 सब में कॉमन है। तो आपने एक सीरीज़ पढ़ी हुई होगी मैथमेटिकल मेथड के अंदर
तो सीरीज़ कुछ इस तरह से थी कि अगर हमारे पास x की पावर e की पावर x/2 प्लस e की पावर -3x/2 प्लस e की पावर -5x/2 इस तरह की सीरीज़ हो, मतलब कि एक्सपोनेंशियल की पावर में डिस्क्रीट 1 1 का इजाफा हो, तो ये हमारे पास जो है ना इस फॉर्म में सोल्व होती हैं। तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाती हैं e की पावर x/2 प्लस e की पावर x/2, फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव और बाकी पॉजिटिव आती हैं, x² और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरीके से e की पावर x² और उसका होल क्यूब अप टू सो ऑन। सही, सॉरी ये क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब आनी चाहिए, जो पावर यहाँ पे है वो पावर यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1/2, इस तरह से ये एक सीरीज़ हमारे पास बनती है। तो ये सीरीज़ जो है ये भी इससे रिलेट करती है, तो हम इस सीरीज़ को इसके इक्वल कैसे लिखेंगे? तो जस्ट डिफरेंट ये है कि यहाँ पे z है और यहाँ पे x है, बाकी सब तो सेम है ना। तो z इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, तो ये हमारे पास आ जाता है -z/2 प्लस एक्सपोनेंशियल z² और इसका होल स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल z³ और इसका क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप देखें एक्सपोनेंशियल -z/2 हर एक टर्म में कॉमन आ रही हैं, तो इसे हम एज ए कॉमन निकाल लेते हैं, एक्सपोनेंशियल -z/2। तो यहाँ पे 1 बच जाता है और यहाँ पे क्या बच जाता है, तो चूँकि हमने माइनस बाहर लिया हुआ है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -z बच जाएगा। सही है, अब प्लस यहाँ देखें एक्सपोनेंशियल, ठीक है, चूँकि माइनस हमने बाहर निकाला हुआ है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -z और इसका होल स्क्वायर बच जाता है इस तरह से। बाकी हायर टर्म हमने निगलेक्ट कर दिए हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे। सही है, तो ये होल स्क्वायर आते हैं, सॉरी, ठीक है, ये क्यूब जो है ना इस होल का क्यूब आता है इस तरह से, देखिए ना यहाँ पे। ठीक है, ये इस होल का स्क्वायर है और ये स्क्वायर जस्ट एक्सपोनेंशियल के अंदर x के हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इक्वेशन 6 को सोल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन 6 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाती हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये एक और सीरीज़ बन रही है, मैथमेटिकल सीरीज़। ठीक है, अगर हम एक्सपोनेंशियल -z को किसी वेरिएबल के इक्वल रख दें, लेट एक्सपोनेंशियल -z, हम इसे लेट सी p के इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है 1 + p + p² अप टू सो ऑन, ये इक्वल टू होता है 1/1 - p। तो इस सीरीज़ को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कुछ यूँ आ जाता है, ठीक है, ये कुछ यूँ हमारे पास आ जाता है, एक्सपोनेंशियल -z/2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 + p + p², ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -z/2, इसे हम लिख सकते हैं 1/1 - p, और p अगेन एक्सपोनेंशियल -z होता है। तो यहाँ पे p की वैल्यू अगेन पुट कर लेनी है, तो हमारे पास ये लास्ट एक्सप्रेशन जो है ना कुछ यूँ आ जाता है, 1 - p की वैल्यू क्या थी, ये एक्सपोनेंशियल -z। क्लियर। अब हमने z को भी किसी वेरिएबल के इक्वल रखा हुआ था, z को हमने किस वेरिएबल के इक्वल रखा हुआ था, z को हमने h/kt के इक्वल रखा था। तो z की वैल्यू अगेन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो पार्टीशन फंक्शन का जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -h/kt। तो यहाँ पे 2 भी मौजूद है, तो ये 2kt और
यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे भी z की वैल्यू आप पुट कर लें तो ये आ जाएगा माइनस एच न्यू ओवर के टी। ये है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन फॉर द क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर। क्लियर?